के साथ रहे हैं द वॉइस ऑफ महाराणा। ये हमने नया चैनल स्टार्ट किया है और आपके प्यार और दुलार ने हमें यह हौसला दिया है और हिम्मत दी है कि हम एक नए चैनल के साथ यूट्यूब चैनल में आए। हम इस चैनल में अपने इतिहास से जुड़े, अपने राजपूत का जो इतिहास है उससे जुड़े हुए तथ्य लेकर आएंगे आपके सामने। जो पिछले समय से चली आ रही धारणाएं हैं उनमें क्या सच्चाई है, उनमें क्या तथ्य है, वो हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। और इसी कड़ी में हम आज पुष्पा जी के साथ फिर एक बार हाजिर हैं और हम आज जानेंगे जो हमारे इतिहास से जुड़े सुलगते सवाल हैं उनमें कितनी सच्चाई है, या इतिहास से जुड़े हुए जो पुरानी धारणाएं हैं वो कहाँ तक ठीक है। मैम, आपका इस नए चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मैं कर रही हूँ आपके चैनल का। और मुझे बहुत खुशी है, ये मेरी दिली इच्छा थी कि हम अपने इतिहास के अनुरूप, अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुरूप, अगर हम उसमें महाराणा जी को आदर सम्मान के रूप में ना देखें तो ये संभव नहीं। इसीलिए ये जो चैनल का आपने शुभारंभ किया है कि द वॉइस ऑफ महाराणा, बिल्कुल बहुत ही सही नामकरण, बहुत करेक्ट नामकरण है ये। और बहुत स्वागत है आप लोगों का। ये बहुत मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राजपूत राणा लोग इसको बिल्कुल बहुत प्यार देंगे और बहुत ये पॉपुलर होने जा रहा है। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और ऐसा ही मैं लोगों से आग्रह कर रही हूँ। थैंक यू। मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि जो उधम सिंह नगर जिला है, पहले इसे नैनीताल जिला के नाम से जाना जाता था। जी जी। तो यहाँ पर जो तराई क्षेत्र में जो हमारा राजपूत समाज बसता है उसको लेकर ये कई तरह के इतिहासकार जो है, सो कॉल्ड ऑथर जो रहे हैं, उन्होंने हमें एक कैटेगरी में बांध दिया है। उसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है और उनके जो तथ्य हैं वो कहाँ तक ठीक है आपकी नज़र में? जी, मैं रुस्तम जी ये बताऊँगी कि जितने भी हमारे अभी तक के इतिहासकार रहे हैं और जो भी पत्र-पत्रिकाओं में कुछ लेखकों ने अपने विचार रखे हैं हमारे राणा समाज के बारे में, उन्होंने एक ध्वनि मत से ये तो ज़रूर रेखांकित किया है कि हम लोग राजस्थान मूल से आए हुए महाराणा प्रताप के वंशज हैं और यहाँ सघन जंगलों में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यहाँ पर आकर के हमने शरण ली थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके आगे लोग कुछ बायस्ड होकर के, कुछ हमारे जो लोग हैं उसको बिना कुछ तथ्यात्मक बात करते हुए कुछ-कुछ और लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं कि नहीं-नहीं ये यहीं के मूल निवासी हैं, ये वो हैं और उसके पीछे बहुत सारे तर्क देते हैं। मैं बिल्कुल उनसे इस बात से सहमत नहीं हूँ और ये बिल्कुल 16 आने सच जिसको कहते हैं, 16 आने सच है कि हमारे जो राजपूत राणा यहाँ पर हैं वो माइनॉरिटी में हैं। एक बहुत छोटे से एरिया में हम लोग बसे हुए हैं। सितारगंज तहसील, नानंगमता एरिया और खटीमा तहसील। बहुत छोटी सी हमारी आबादी है, बिल्कुल माइनर माइनॉरिटी कम्युनिटी में हम लोग यहाँ पर हैं और हमने यहाँ पर शरण ली तराई के जंगलों में। मुझे लगता है कि हल्दी घाटी के समय में महाराणा प्रताप जी का जब अकबर की सेना से मुगलों से जब युद्ध हुआ था, उस समय ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं महाभारत काल में जितना तहस-नहस हुआ था, मेवाड़ी जो शासन था, उसकी जो सेनाएँ थीं, उसका जो धन बल था, वो सब इतना तहस-नहस हुआ था। महाराणा प्रताप जी की जो ननिहाल की 4-4 पीढ़ियाँ खत्म हो गई थी उसमें। तो लोगों को ये बड़ी चिंता हुई। मात्र लास्ट में मात्र 500 ऐसा कहा जाता है कि 500 ही से की संख्या में सेना बची थी उनके पास। हालाँकि उन्होंने अभी डॉक्टर साहब हैं ओमेंद्र रत्नु जी, वो इन नए तथ्यों को ला रहे हैं कि कैसे महाराणा प्रताप जी हमेशा ही विजयी हुए और मुग़ल क्योंकि वहाँ पर शासक थे, उन्होंने इसको बोला कि नहीं महाराणा प्रताप जी हार गए। ऐसा कुछ उन्होंने जो इतिहासकारों ने हमारे कुछ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट थे, कुछ जो है तटस्थ थे, वो चुप रहे। महाराणा के इतिहास को भी लोगों ने दबाया, उनको हारा हुआ दिखाया, वस्तुतः ऐसा था ही नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इतना बलिष्ठ, इतना दूरदर्शी, इतना मतलब बुद्धि विवेक वाले राजा, जिनको जनता अथाह प्यार करती थी, वो ऐसे हार सकते थे? वो सूर्य थे, वो बादलों में छिप सकते थे क्या? नहीं।
तो हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए वो सब बहुत ही प्लान्ड वे में, बहुत ही कूटनीतिक तरीके से बड़े-बड़े उनके वॉर जनरल्स थे, जो उनके क्लोज़ रिलेटिव्स भी थे, तो वो उनको सलाह दिया करते थे और उनके सहयोगी जो वहाँ के मूल बासिंदे भील थे, वो बहुत बहादुर थे। वो महाराणा प्रताप को कीका कह कर के पुकारते थे, अपना बेटा कह कर के पुकारते थे। इतनी जनता जिसको प्यार करती हो, वो हार कैसे सकता है? तो जी। अ, सॉरी मैम, जी। आपको बीच में मैंने जी, टोक जी, दिया। जी, जी। तो एक चीज़ हमारे ज़हन में ये भी आती है मैम, जब हमारा मूल जो है हुँ। राजपूत समाज से जुड़ा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें एक तरह से कैटेगराइज़ किया गया है एसटी में। जी। तो ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे क्या उस समय के क्या चीज़ें रही होंगी जो सरकार ने हमें जो है एसटी वर्ग में रखा? जी। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसको लेकर के हमारे मन में बहुत द्वंद चलता रहता है। हम लोग इधर-उधर झूलते रहते हैं, कोई कहता है हम आदिवासी हैं, तो कोई कहता है जनजाति हैं, कोई कहता है मूल निवासी है, कोई कहता है कि नहीं जी हम राणा क्षत्रिय हैं। तो लोग बड़ा हँसी का पात्र जैसा बनाते हैं कि अरे, अरे क्या कह रहे हैं, ये हैं और वो कहीं सच से प्रतीत होते हैं। मैं बता रही हूँ मैंने आपको अभी मैं पिछली कड़ियों में ही ले जाऊँगी कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए जो तीसरा साका हुआ था 1568 में, उसको देखते हुए तहस-नहस रानियाँ जल गई थी, अपने शरीर को उन्होंने भस्म कर लिया था कि मलेच्छों के हाथ में ना लगे, हमारा डेड बॉडी भी। इतना मतलब दिल दहलाने वाला जो सीन था, वो अकबर भी दहल गया था जब साका हुआ था तो सुन कर के कि महल में साका कर रहे हैं, अब युद्ध होगा। तो इस तरीके से जब वंश बिल्कुल पूर्णतः नाश हो गया, कुछ लोग हमारे राजवंश के बचे, उन्होंने ये कहा कि इस फ्रंट पे तो हम हमारे योद्धा लड़ेंगे, केसरिया करेंगे। कुछ लोग वंश परंपरा को चलाने के लिए और इतर कहीं चले जाएँ, तो हमारे ऐसा कहा जाता है कि 12 राणा जो आजकल स्मारक बना हुआ है, वहाँ पर उस जगह पर सिडकुल के पास में जहाँ संपूर्णानंद जेल बनी हुई है, गवर्नमेंट ने उसको अपने अधीन कर लिया था और क्योंकि हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया था, तो वो गवर्नमेंट के अधीन थी। वहाँ पर बारह राणा जगह पर वो उन्होंने गाँव का नामकरण किया बारह राणा, मीरा बारह राणा क्योंकि वहाँ पर बराबर महत्व दिया गया। राजपूतानियाँ साथ आई थीं, विश्वस्त परिवारीजन साथ आए थे, सैनिक साथ आए थे। तो 12 राणाओं के राज परिवार वहाँ पर आकर के बसे थे, नंदौर के पास में और हमारे राणाओं की ज़मीनें अभी भी उनके नाम से हैं। नमी नगर में एक परिवार है, वो उनके नाम से अभी भी ज़मीनें वहाँ 12 राणा की आवंटित है और उन्हीं की वजह से सरकार ने ये जो ज़मीन आवंटित किया कि वहाँ के कोई मूल निवासी, कोई मूल परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। मूल तो सभी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा ऑथेंटिक जिसके बारे में लोगों को पता हो कि ये वहाँ से चले आ रहे हैं, उनके पूर्वज वहाँ से चले आ रहे हैं। वहाँ पर भगवान एकलिंगी की स्थापना हुई थी। वहाँ पर भवन पहले से बना हुआ था, जिसमें मीरे बारह राणा लिखा हुआ था। लेकिन नादानी देखिए ना, लोग इतिहास के प्रति इतनी छेड़छाड़ करते हैं, उसका मोनूमेंट भी नहीं रखा कि वहाँ पर ये लिखा हुआ था। ये लोग कहते हैं कि हमें इतिहास की कड़ियाँ नहीं मिलती। मैं कहती हूँ इतिहास की कड़ियों को तुमने ढूँढा कब? वो कड़ियाँ ढूँढी नहीं गईं, जोड़ी नहीं गईं और वहाँ पर इन्होंने सिसौंधा नामक गाँव बसाया, आगे प्रचार-प्रसार करते चले गए। सिसौंधा नामक ग्राम बसाया, अब वो सिसौना के नाम से कहलाता है। उसके आगे उन्होंने रतनपुर इस एरिया में बिलहरी एरिया में आए, राजा महाराणा रतन सिंह के नाम पे उन्होंने उस गाँव को बसाया। प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह के नाम से, ये सब इत्तेफ़ाक नहीं है, कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं हमारी। हमारे लोगों ने बराबर प्रसार किया, योद्धा थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको अपना सेवक बनाया। मैं अगर ये कहूँगी कि सामाजिक विद्वेष ना फैले, कुछ हमारे लोग इस चीज़ में कंसर्न थे, हमारे संगठन कि मैडम आप ऐसी बात मत करिए जिससे कोई सामाजिक विद्वेष हो। बिल्कुल हम नहीं चाहते सामाजिक विद्वेष हो। हम लोग अभी तक जब नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? हम लोग सबके साथ बहुत समरसता वाले लोग हैं। हमारा राजपूती संस्कार है ये कि हम दुश्मनों को भी शरण देते हैं, दुश्मनों को भी हम माफ़ कर देते हैं। ये कई बार इतिहास में ऐसा हुआ। राणा हमीर सिंह से लेकर के पृथ्वीराज चौहान से लेकर के मैं कहूँगी, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया था युद्ध में और 17 बार उन्होंने माफ़ किया था। उनकी आँखें निकाल ली गई थी, तब भी उन्होंने इतना ज़्यादा अत्याचार किया था उन पे। हमारे महाराणा अमर सिंह जी ने जब रहीम खान खाने की बेगमों को वो उठा लाए थे क्योंकि वो चढ़ाई करने आए थे महाराणा प्रताप जी को गिरफ्तार करने के लिए, तो उनके हरम को उठा लाए थे और महाराणा प्रताप जी के पास पेश किया तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो एक इतने दिलेर सम्राट थे। उन्होंने कहा, "अमरा, अपने पुत्र अमर सिंह को तूने ये क्या किया राजपूती शान में गुस्ताखी कर दी तुमने।"
हम शत्रु की जो स्त्रियां हैं, बहू बेटियां हैं, उनको उतना ही सम्मान की नज़र से देखते हैं, तुरंत वापस करिए इनको। और रहीम खान खाना इतने गदगद हुए उनके इस व्यवहार से, वो लौट गए जहाँ अपने बादशाह के पास। और उन्होंने पूछा, अकबर ने पूछा कि भाई आप बिना युद्ध किए, बिना अपना काम किए आप कैसे वापस आ गए? तो उन्होंने कहा, जहाँ पनाह शत्रुओं से युद्ध किया जा सकता है। मेरे आँखों में आँसू आ रहे हैं असल में। शत्रुओं से युद्ध किया जा सकता है, लेकिन फरिश्तों से नहीं। वो फरिश्ते थे। मेरे हस्बैंड से जब भी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि वो हमारे देव रूप में थे। वो किसी उद्देश्य विशेष को पूरा करने के लिए, इस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे राणा समाज हज़ारों वर्ष तक युद्ध किया। महाराणा रावल से लेकर के मुगलों को पीट-पीट कर ईरान तो टर्की तक वापस करके आए थे और अपनी चौकियाँ स्थापित करते हुए आए थे। रावलपिंडी उनके द्वारा बसाया गया था, महाराणा रावल के द्वारा। और ऐसे यशस्वी लोग थे और फिर भी ये माफ़ कर देते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी माफ़ करते आए। तो उस शत्रु विरोधी ने भी ये कहा कि वो फरिश्ते थे और हमारे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो फरिश्ते थे, वो देवदूत थे। मैं तो कहती हूँ जो 16,000 रानियों ने महारानी पद्मावती के साथ में जो इन्होंने जौहर किया, 3 साके हुए, 1568 में लास्ट साका हुआ। महारानी कर्णावती ने साका किया, 7-7 हज़ार रानियों के साथ में, 17-17 हज़ार रानियों के साथ में साके किए गए। और ये ऐसे जो हमारा महान इतिहास था, उसको लोग भुला दिए। उससे इतनी दुस्सह स्थिति से होकर के हमारे लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ पर जब आए, तो उनको आदिवासी का दर्जा दे दिया गया। उनको यहाँ का जनजाति का दर्जा दे दिया गया। कितना मतलब कैसे षड्यंत्रों का हम शिकार हुए। लोग अपनी पहचान छिपाने के, माइनॉरिटी में थे, पहचान छिपाने के लिए अभी मैं बात कर रही थी हमारे किसी बुजुर्ग से, अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने क्योंकि प्राण रक्षा करनी थी, अस्तित्व की रक्षा करनी थी, तो वो कहते थे कि जो हम झंगोला पहनते थे, जो झगिया हम कहते हैं, जो महाराणा प्रताप और महाराणा अरविंद सिंह जी अभी भी पहनते हैं, उस चोले को आप महाराणा अरविंद सिंह जी की ड्रेस दिखाइएगा, महाराणा प्रताप जी की फ़ोटो लगा करके स्क्रीन पे फ्लैश करिएगा कि क्या वही ढाल कटार हम लोग नहीं रखते थे? क्या वही झग्गा हम नहीं पहनते थे, झगिया जिसको हम बोलते हैं, सॉरी। और क्या वही ड्रेस वेशभूषा हमारी नहीं है? ये फालतू में नाटकबाजी है क्या? हमारे लोग क्यों नहीं इस चीज़ को बताते हैं, इतिहासकार क्यों नहीं बताते हैं कि ये नाटकबाजी है कि हम इस तरह की ड्रेस धारण करते हैं, ढाल कटार रखते हैं। हमारे यहाँ शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, मल्ल युद्ध सिखाया जाता, कुश्ती के लिए अखाड़े थे, भाला चलाते थे, बर्छी चलाते थे, हाथ में कमर में कटार रहती थी महाराणा प्रताप जी की तरह। ये सब नकल है क्या? जब लोग इतना नहीं जानते थे कि हम क्यों पहने, क्योंकि वो प्रॉपर परंपरा में चली आई थी, इसलिए हम लोग पहनते थे। मैं भावना आवेश में बह गई हूँ, थोड़ा-सा अपने को संयत करते हुए मैं बोलती हूँ, सॉरी। तो ऐसा हुआ था कि हमारे लोग शिकार खेलने जाते थे। शिकार खेलने के बहाने, वो परंपरा थी राजपूतों में। महाराणा राज सिंह जी ने महाराणा अमर सिंह जी के बाद में शिकार खेलने के बहाने पूरे मेवाड़ को आज़ाद करा लिया था। पूरी सेना की टुकड़ी ले गए थे, ये कह कर के कि मेरा राज तिलक हो रहा है और ये शिकार खेलने की प्रथा को मैं निभाने जा रहा हूँ। तो देखिए ना, वो प्रथा यहाँ भी थी। हमारे लोग कोई भी अच्छा काम करने से पहले चलो शिकार खेलने चलो, जो गाँव का थनैत होता था, मैं आपको उस सामाजिक व्यवस्था के पीछे ले जाती हूँ। थनैत एक ऐसा व्यक्ति चुनाव करते थे कि वो बोला करता था, मतलब बोला का मतलब हरकारा टाइप का, लोगों को संज्ञान में लाता था कि भई आज शिकार खेलने जाना है। तो शिकार खेलने जाते थे, बर्छी भाला से ऐसा सटीक निशाना वो लगाते थे, लाठी डंडा चलाना सिखाया जाता था। महाराणा प्रताप हमेशा एक डंडा लाठी लेकर के चलते थे, वो हमारे पूर्वजों ने यहाँ रखा। मल्लयुद्ध के बहुत शौकीन होते थे। मैंने पहले भी कहा, अलाउद्दीन की कहानियाँ रसपूर्ण सुनाई जाती थी। तो ये सब इत्तेफ़ाक नहीं है, ये कड़ियाँ हैं हमारे इतिहास को जोड़ने के लिए। लेकिन और हमारे लोग इतने सच्चे हृदय के होते थे, उदार मना होते थे, शत्रुओं को हज़ार-हज़ार बार माफ़ करते थे। अभी मैंने बताया पृथ्वीराज चौहान ने और हमारे पूरे महाराणा हमीर सिंह जी ने, महाराणा जो हमारे प्रताप जी ने, अमर सिंह जी ने, सब ने उनको बार-बार माफ़ किया है।
और ये पूरा इतिहास में लगातार चलते आया है कि शत्रु को भी उन्होंने गंगा जल पिलाया था उनकी माँग पर, ऐसा वो चित्रित किया गया, फ़ोटो पेंटिंग्स अभी भी मिलती हैं। तो उस परंपरा को अपने साथ हम लोग लाए थे और जो भी यहाँ पर आता गया उसको शरण देते गए, ये सोचे बिना कि लोग हमको नुकसान पहुँचाएँगे, लोग हमारी खिल्ली उड़ाएँगे, हमारी जो अब हम विपिन स्थिति में हो गए हैं, लोग हमें निरादर की दृष्टि से देखेंगे। मैं एक 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 कवि का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक कहना चाहूँगी, बचपन से मैं पढ़ती थी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, चमर डुलाती थी वो चमर डुलाती हैं। राजपूत रानियों के बारे में ये कहा गया है, ये कि वक़्त ऐसा था, राजसी ठाटवाड़ थे और वो 3 बार भोजन किया करती थीं। दासी उनको भोजन कराया करती थीं, सेविकाएँ उनको भोजन कराया करती थीं, राजसी ठाटवाड़ से खाना-पीना होता था। 3 बेर खाती हैं। अब वो 3 बेर यानी कंदमूल, फल, और मैं कहूँ महाराणा प्रताप जी के बच्चों ने, राजसी परिवार ने घास की रोटियाँ खाई, कोई नहीं जानता है क्या इस चीज़ को? सब जानते हैं। तो कंदमूल, फल खा कर के वो काम चला रही हैं। बि चमर डुलाती थी, वो चमर डुलाती हैं। वो उनके ऊपर दासियाँ पंखा झलती थीं, आज वो खुद पंखा झल रही हैं। ये ऐसी विपिन स्थिति है, ऐसे दर्दनाक स्थिति में हम आ पहुँचे हैं। कहाँ राजसी ठाट-बाट और कहाँ ये जंगलों में भटकना। और जब हम जंगलों में भटके, जब हमने अपनी पहचान को अपने लोकल लोगों के साथ में मिला दिया, तो लोगों ने हमें आदिवासी कहना, जनजाति कहना शुरू किया। और हमारा, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व था नहीं, जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश भारत, तो सत्तारूढ़ पार्टी ने सोचा कि ये बहुत पिछड़ा हुआ समाज हो गया है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। हालाँकि हमारे लोग अमीर बहुत होते थे। मैं आपको बताऊँ, गगरा भर के लोगों के पास चाँदी के बिल्कुल, सिक्के बिल्कुल। आज भी मिलते हैं आज मैम। भी हैं लोगों के पास, पूरे-पूरे गगरा भर के हैं। ये अंदर की बात मैं बता रही हूँ। और लोगों के पास हम लोग कहते हैं धड़ी, 5 सेर की एक धड़ी होती थी। धड़ी भर-भर एक-एक राजपूतानियों के पास जेवर हुआ करते थे और हैं आज भी। लोग बता के रहा, हमारे लोग ढिंढोरा नहीं पीटते बिल्कुल, किसी बिल्कुल। चीज़ का, गुप्त रखते हैं, क्योंकि उनको गुप्त रखने को ये आदेश था कि गुप्त रखा जाए बातों को। तो ये ढिंढोरा नहीं पीटा गया, तो लोगों ने उनके बाहरी वेशभूषा से, बाहरी उससे लगा लिया कि ये आदिवासी हैं। अब काम तो करना पड़ता है ना पेट पालने के लिए, तो लोगों ने जो भी कुछ अपना जीवन यापन किया, उसको लेकर के लोग चल पड़े उनकी जड़ों को जाने बिना, और हमको एसटी में कैटेगराइज़ कर दिया। मैं कहती हूँ, हमारे लोगों ने विरोध किया, ऐसा मैंने सुना है जी, हमारे। जी। मेरा यही सवाल था कि क्या हमारा इतना शौर्यशाली इतिहास रहा, हुँ, हमारे इतने पराक्रमी ठीक है, हुँ, महापुरुष रहे, हुँ, तो क्या हमारे लोगों ने उस कालखंड में या उस समय में उन परिस्थितियों को देखते हुए कि भई हमें एसटी कैटेगराइज़ किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या इस इसके खिलाफ या इस तरह से कोई आवाज़ उठाई हो या नहीं उठाई हो? इस संबंध में कोई प्रमाण है या इस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे इस जी, प्रमाण हैं। प्रमाण है, हमारा जो प्रथम परिवार जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत राजनीतिक रूप से सक्षम था, बादाम सिंह राणा जी भूड़के, उनकी जो धर्मपत्नी थीं वो भी काफ़ी सक्रिय थीं। देवकी जी और नेता रमेश चंद्र जी, नौगमा ठगू के, और ओम प्रकाश राणा जी, नौगमा ठगू के, जिन्होंने यहाँ पर हमारे थारू विकास समिति का गठन किया था। इन्होंने पहले ही नौगमा विकास समिति का गठन किया था, वो बाद में ये परिवर्तित हुआ। तो ऐसे ये लोग थे, और हमारे कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि भई हम राजपूत राणा हैं, हमारी पहचान के साथ में छेड़छाड़ ना की जाए और हमें आरक्षण ज़रूर दिया जाए, हमारा अपलिफ्टमेंट, सामाजिक उन्नयन ज़रूर कर दिया जाए, पर हमारी पहचान के साथ में। लेकिन नकार खाने में तूती की आवाज़, हमारा इतना बड़ा प्रतिनिधि था ही नहीं। हम संघर्षों से जूझ करके आए थे, संघर्षरत थे अपनी प्राण रक्षा के लिए, और हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व था नहीं। तो जो उस समय क्योंकि उस समय पिछड़ा वर्ग और फलाने वर्ग, ये वर्ग, वो वर्ग नहीं था। उस समय 2 ही कैटेगरी होती थी, एससी, एसटी या फिर जनरल। तो हमको एसटी कैटेगरी में रख दिया गया, और धीरे-धीरे ये जब एसटी कैटेगरी में रख दिया गया, तो लोग ये दृष्टि से देखने लगे, ये तो नीची जाति के लोग हैं। और हमारे लोग जब रिज़र्वेशन थोड़ा बहुत पाने लगे, तो वो भी मानने लग गए कि भाई फ़ायदा तो इसी में है। हम आज भी लोग कहते हैं कि आप बवाल कराओगे, हमारे आरक्षण हटवा दोगे। बिल्कुल नहीं, मैं कहती हूँ ये 4% के आरक्षण से क्या होगा रुस्तम जी? जी, जी। हमारा समाज आज भी हमारे पास एक मंत्री नहीं है। हमारे यहाँ उत्तराखंड से, हमारे अपने क्षेत्र से, जो हमारे बाद लोग माइग्रेट होकर के आए हैं, वो आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र से वो भी 2 बार के विधायक हैं। एक मुख्यमंत्री नहीं है कहने के लिए हमारे पास, तो हम कितने पिछड़े हुए हैं बिल्कुल। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से।
तो ये लोगों ने सोचा कि अरे जो मिल रहा है उसको ले लो, और ऐसा ही उनके ज़हन में बैठाया भी गया। उस समय जो सत्तारूढ़ दल था, उन्होंने ये जो भी उनको समझ में आया, अच्छा किया जो भी किया मैं कहती हूँ। लेकिन बुरा जो हुआ कालांतर में वो ये हो कि हमारी पहचान मिट गई, और लोग बाग अब इस पहचान से पल्ला झाड़ने लगे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, और वो भी नुकसान कर रहे हैं। वो प्रतिभा पलायन हो रही है, वो जनरल से फार्म भरते हैं और प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, और वो सरकारी नौकरी ये ठप्पा लगने की वजह से नहीं लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सवर्णों को भी 10% का आरक्षण है, हमारे पास 4% का आरक्षण है। आप देखिए ना विडंबना। तो हम कहते हैं क्यों ना 10% आरक्षण हमें भी हो, हमारा भी तेज़ी से उन्नयन हो, और हमें राजपूती माइनॉरिटी के रूप में इस पर्टिकुलर क्षेत्र के एरिया के रूप में क्यों मान्यता नहीं दी जा रही है? बिल्कुल। क्यों इसको इस कैटेगरी में कैटेगराइज़ करके आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? ये ऐसा ये रहा। और मैं आपको बताऊँगी कि देखिए जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, मेरे बड़े भाई भी काफ़ी सक्रिय थे। वो मैंने पहले भी बताया था कि कर्नल पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ इस बारे में पहले काम किया था। उन्होंने मुझे बताया कि अ, ओम प्रकाश सिंह राणा जी जो नौगमा ठगू के थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था जनरल सीट से। 1969 में जब हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, चौथी बार 1969 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। ऊँट उनका चुनाव चिन्ह था। लोग आज कहते हैं ना, नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। जो प्योर हमारी रेस थी, वो देखिए वो कम से कम 6.5 फीटा व्यक्ति थे, और उनको ऊँट चुनाव चिन्ह मिला था। बाद में वो ऊँट के नाम से ही फ़ेमस हो गए थे। जी। इतने लंबे चौड़े थे, और अक्खड़, धाकड़, स्वाभिमानी राणा सही मायने में थे। उनको कालांतर में शासक मैं बार-बार नाम नहीं लूँगी किसी पार्टी का, अच्छा नहीं रहता है। उस समय जो शासन में थे सत्तारूढ़ पार्टी, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए, बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों रह चुके हैं, केसी पंत जी। उन्होंने उनको ये प्रस्ताव भेजा कि आप बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने प्रताप भैया को हराया था यहाँ पर, लेकिन वो हार गए थे, पूर्ण चुनाव नहीं जीत पाए थे, रनर अप रहे थे। डूंगर सिंह बिष्ट जी को विजय मिली थी, और वो कांग्रेस के थे शायद। तो उन्होंने बोला देखो एमएलए का चुनाव तो हम आपको नहीं लड़ा सकते हैं, पर हम आपको बाइज्जत एमएलसी बना देंगे। आप हमारे पार्टी में आ जाइए, और बहुत अच्छा होगा। वो धाकड़ थे, उन्होंने कहा नहीं बनूँगा तो एमएलए बनूँगा, और मैं किसी पार्टी को जॉइन नहीं करूँगा, मैं निर्दलीय लड़ूँगा। और इसके तुरंत बाद ये जो जनरल सीट थी, ये एससी सीट रिज़र्व हो गई। ये पूरा एरिया एससी सीट में रिज़र्व हो गया। ख़त्म हो गया यहाँ का राजनीतिक व्यक्तित्व, ख़त्म हो गया यहाँ का राजनीतिक जो उन्नयन था, सामाजिक उन्नयन था, और जो आर्थिक उन्नयन था। क्योंकि एक लॉलीपॉप था एसटी में कैटेगराइज़ करके कि कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ पाएँगे तो जाएँगे, नहीं तो यहीं पर रहेंगे, उसमें क्या है। और लोग बाग आगे नहीं बढ़ पाए, थोड़ा बहुत जो फ़ायदा हुआ सो हुआ, उससे नुकसान भी बहुत हुआ कि लोगों का मोरल डाउन हो गया, नैतिक रूप से, मानसिक रूप से कुंठित हो गए कि हमको नीचे ही कैटेगरी में, अब ऊँचा-नीचा तो कोई है नहीं, लेकिन आज भी हमारे समाज के डबल स्टैंडर्ड हैं। हमको लोग नीचा कहते हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि हम हाई रेस के हैं, और हाँ, हम हमारे यहाँ ठाकुर साहब ऐसे करके लोग हमारे बेढ़ा लगे थे, बाउंड्री नहीं होती थी, बड़े घर बिल्कुल, होते बिल्कुल। थे, तो वहाँ पर लोग ठाकुर साहब कह के प्रणाम करते थे, राम-राम कहते थे, और उकड़ू बैठते थे वहाँ हमारे गेट के पास में, या बेढ़ा लगा हुआ उसके पास में। तो ऐसे हमारे आज से हमारे दादा-परदादाओं के समय में ऐसा होता था, और हमने भी देखा है। हाँ, लोग जो है, जब कोई भी अपनी राणा जाति के इतर भी कोई चाहे पंडित ही क्यों ना हो, अगर वो घर में होकर के गए हैं, तो जल छिड़कते थे लोग अपने ऊपर। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है ना कि हम कहीं न कहीं तो हम ऊँची रेस से संबंधित हैं। हमारे मन में एक शुद्धता की भावना थी, और हम लोग काफ़ी कुछ उसका पालन भी करते थे। और वो जो पिछड़ा मैंने बताया ना कि उसके बाद जो रिज़र्व सीट हुई, तो हम लोग पिछड़ गए बिल्कुल भी। कोई राजनीतिक प्रतिनिधि हमारे यहाँ से चुने नहीं गए। जब उत्तराखंड बना 2000 में, 2000 में ही ना? बिल्कुल, 9 नवंबर हाँ, 2000। हाँ 9 नवंबर 2000 में, तो फिर से सरकार ने व्यवस्था की। हमारे कुछ प्रतिनिधि यहाँ से पीए संगमा जी से पहले मिल चुके थे, जो कि लोकसभा के स्पीकर भी रहे जी, हैं, जी। बहुत लर्नेड व्यक्ति माने जाते हैं। तो उनसे उन्होंने कहा था कि भई क्योंकि एसटी सीट एसटी में हमको कैटेगराइज़ तो कर दिया गया, पूरा फ़ायदा दिलाइए, हमारी सीट को एसटी क्षेत्र घोषित किया जाए।
तो उन्होंने जो हमको जो हमारा रिजर्वेशन कम से कम 10 सीटें हमारी उत्तराखंड में एसटी के लिए रिजर्व होनी चाहिए, पर सरकार ने उस समय 3 ही सीटें निर्धारित की, जौनसार और हमारे ऊधम सिंह नगर और उधर जो धारचूला साइड में। तो ये जो ऐसे करके हमारे गोपाल सिंह राणा जी प्रथम एमएलए बने, 2 बार उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद आज हमारे माननीय जो सिटिंग एमएलए हैं प्रेम सिंह राणा जी नानामुता क्षेत्र से। तो ये इस तरीके से थोड़ा बहुत जो आरक्षण का फ़ायदा जो इस तरीके से मिला, उसके लिए हम साधुवाद देते हैं सरकार को। और हम ये कहते हैं कि हमें और भी प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है, ताकि हमारी असली पहचान बाहर निकल कर के आए। हमारे लोग जो शिक्षित होकर के अपनी जड़ों को खोजें और उस तथ्यों को बाहर लाएँ। तो ऐसा मेरा मानना है।